वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आए हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बीच में। ये एक बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रनिंग एट 9000 आरपीएम डिलीवर 600 मीटर क्यूब पर मिनट। साथ साथ लिखते जाते हैं गिवन डेटा जो अपने को दिया हुआ है। पहला, रनिंग एट 9000 आरपीएम मीन्स एन दिया है अपने को कितना, 9000 आरपीएम। डिलीवर 600 मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब वॉल्यूम दिया है 600 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर करस्पॉन्डिंग टू इनलेट कंडीशन, मतलब इनलेट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग दिया है, इसलिए V1 मान ले इसको। और इनलेट कंडीशन अपनी कौन कौन सी दी है, साथ साथ P1 कितना दिया है 1 बार। इसको साथ ही साथ यहाँ पे चेंज कर लें, SI यूनिट में 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर दिया है इनलेट कंडीशन में T1 = 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा 273 + 20 293 केल्विन। प्रेशर रेशियो दिया है अपने को RP = 4। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी है अपने को 82%। ब्लेड्स आर रेडियल एट एग्जिट, मतलब एग्जिट में ब्लेड कैसी हैं, रेडियल कही गई हैं अपने को। फिर आउटलेट ऑफ इम्पेलर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट ब्लेड्स आर रेडियल एट द एग्जिट एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना बोला है, Vf1 = Vf2 मीन्स कांस्टेंट है थ्रू आउट। कितनी दी हुई है 62 मीटर पर सेकेंड। द आउटलेट डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज ट्वाइस दैट ऑफ इनलेट डायमीटर, मतलब D2 कितना दिया है, D1 का दुगना। ठीक है, उसके बाद अपने को φs दिया हुआ है। φs मतलब स्लिप फैक्टर 0.9। पावर इनपुट फैक्टर कितना दिया हुआ है, अवल्दन फैक्टर 1 दिया हुआ है। ब्लेड कोफिशिएंट एट इनलेट KS1 से नोट करते हैं इसको, ये शायद रह गया था अपने मेन टॉपिक में, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। KS1, KS से डिनोट करते हैं ब्लेड कोफिशिएंट को, इनलेट में है तो 1, और ब्लेड कोफिशिएंट अपने को आउटलेट में भी दिया है तो KS2 कितना 0.95। कैलकुलेट, देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है। पहला, फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर दैट इज T2 बोला है पहला, तो फाइंड करने के लिए। सेकेंड, पावर इनपुट P, पावर। थर्ड, इम्पेलर डाया एट इनलेट एंड आउटलेट, मतलब D1 एंड D2। फोर्थ, क्या पूछा है अपने से, width of impeller at inlet and outlet, that is B1 and B2। फिफ्थ, क्या पूछा है, impeller blade angle at inlet। impeller blade angle at inlet कितना होता है, थीटा से डिनोट करते हैं ना अपन, थीटा। और डिफ्यूजर ब्लेड एंगल एट इनलेट पूछा है, तो डिफ्यूजर ब्लेड एंगल एट इनलेट मतलब जब, देखिए इसमें गाइड ब्लेड तो होती नहीं है इनलेट पे, जब इम्पेलर से एयर अपनी निकलती है तो वो कहाँ पे जाती है, डिफ्यूजर में जाती है। तो वो किस वेलोसिटी से जाती है डिफ्यूजर के साथ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजर तो अपना क्या है, स्टेशनरी है, तो वहां पे वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी पहुंचेगी, मतलब V2 वेलोसिटी के साथ। और V2 वेलोसिटी का जो एंगल रहेगा वो क्या होगा, डिफ्यूजर वेलोसिटी एट इनलेट। तो V2 वेलोसिटी के साथ कौन सा एंगल रहता है अपना, बीटा। अभी डायग्राम में देखेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं इसका, तो क्लियर रहे। रेडियल ब्लेड बोली है अपने को, रेडियल ब्लेड ये हो गई अपनी कितनी, रेडियल ब्लेड। रेडियल ब्लेड में क्या, ये अपना निकला VR2, ये V2
VF2 और VR2। यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया अपना फाई, ये एंगल बीटा, ये U2 बराबर VW2 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इनलेट में कैसा रहेगा ये, इनलेट तो सेम ही रहता है, ये V1, ये वाला अपना VR1 और ये U1, ये एंगल अल्फा 90 और ये थीटा। तो देखिए इनलेट का ब्लेड एंगल कौन सा हुआ। अब इनलेट में जब ध्यान दीजिए, इससे किसी तरह से मैं टर्मिनोलॉजी को कंफ्यूज करता है, जिससे आप थीटा अल्फा बीटा में कंफ्यूज हो जाओ। इम्पेलर ब्लेड एंगल एट इनलेट, मतलब इम्पेलर में जिस एंगल से जा रही हो, तो इम्पेलर में क्या रिलेटिव वेलोसिटी आती है, क्योंकि इम्पेलर भी घूम रहा है और वो गैस की भी वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी थीटा से आती है, तो इम्पेलर ब्लेड एंगल एट थीटा उसको मैच करना चाहिए, इसलिए थीटा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से निकला, तो यहाँ से तो रिलेटिव वेलोसिटी से निकला, लेकिन डिफ्यूजर में क्या, तो डिफ्यूजर क्या है, स्टेशनरी है, तो डिफ्यूजर में कैसे इनलेट होगा, वो इतनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, डिफ्यूजर में इस एंगल से इनलेट होगा, तो ये डिफ्यूजर एंगल एट इनलेट हो गया। और ये कौन सा एंगल हो गया, इम्पेलर ब्लेड एंगल एट एग्जिट, क्योंकि इम्पेलर में इस वेलोसिटी से निकलता है। क्लियर, ये टर्मिनोलॉजीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में मास फ्लो रेट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं। मास फ्लो रेट अपने को पता है PV इज इक्वल टू MRT, इट इज आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या है, एयर है, तो एयर को अपन लोग आइडियल गैस ही कंसिडर करते हैं। तो अपने को इनलेट कंडीशन, इनलेट के करस्पॉन्डिंग सारी कंडीशंस दी हुई है, P1 V1 MR T1, ये R तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो P1 अपने को पता है कितना, 1 × 10⁵ V1 पता है 600 मीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर दे। M1 अपने को निकालना है, R अपने को कितना रहता है 287 और 0.287 किलो जूल में होता है, लेकिन ये 287 अपन लेंगे, कैसा यूनिट में ले रहा है, इनटू T1 कितना 293। यहां से अपने को क्या निकल के आया, M1 या मास फ्लो रेट, वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मास फ्लो रेट कितना निकल के आया, 11.892 kg पर सेकेंड, अपना मास फ्लो रेट निकल के आ गया। उसके बाद अपने को पता है आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी। आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी के लिए ये चार्ट देखिए आप, ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ ना, आप न्यूमेरिकल में भी इसको बना दिया करिए, इससे सामने वाले को और अच्छा परसेप्शन होगा कि जो बंदा कर रहा है क्वेश्चन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये 1 से स्टार्ट हुई, तो ये 2 ये तो आइसेंट्रोपिक हो गई, लेकिन एक्चुअली कैसी जाएगी वो, एक्चुअली ऐसी जाएगी, तो 2 पे जाएगी वो 2। ये वाला टेम्परेचर अपना 2 और ये वाला टेम्परेचर T2 और ये वाला T1। तो आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी कितनी होती है, आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी को अपन लोग आइसेंट्रोपिक ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और कई कई बुक में Na भी डिनोट करता है, जिससे अपन Na लिखें। कितनी होगी, T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, कितनी दी है आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी अपने को 0.82, 0.82 अपने को दी है आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी। अब ध्यान दीजिए, इसमें T1 पता है क्या अपने को, बिल्कुल T1 पता है, और T2 भी पता है क्या अपने को, T2 तो नहीं पता, ना ही T2 पता है, तो फिर क्या करें, इसमें तो हमें कुछ चीज निकल ही नहीं सकती। तो पहले अपने को यहाँ पे 2 अननोन है, तो एक अननोन करना पड़ेगा। एक अननोन कैसे कर सकते हैं, देखिए, अब 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो 1 से 2 में अपन लोग टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन लगा सकते हैं, क्या, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब P2/P1 क्या है, RP प्रेशर रेशियो है, तो P2/P1 की जगह में क्या लिखते हैं, 4 टू दी पावर गामा माइनस 1, 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4 अपॉन 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, T1 अपने को पता है
तो T1 कितना दिया है 293, तो यहाँ से अपने को T2 डैश निकल के आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। T2 डैश कितना 435.4 केल्विन। तो अब T2 डैश पता, T1 पता और T2 ही एक सिंगल अननोन है, तो T2 डैश की वैल्यू इस आइसेंट्रोपिक वाले फॉर्मूले में रख दें तो अपने को मिल जाएगा क्या 0.82 इज इक्वल टू 0.82 T2 डैश 435.4 माइनस 293 अपॉन T2 तो निकालना है माइनस 293। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 अपने को मिलेगा कितना 466.65 केल्विन। अब आप जो आंसर निकाल रहे हैं क्रॉस चेक करना जरूरी है कि सही है कि गलत। तो आपको पता है T2 जो रहेगा, ये डैश नहीं है, T2 जो रहेगा वो T2 डैश से ज्यादा रहेगा क्योंकि ऊपर दिख रहा है। तो देखिए T2 जो है T2 डैश से ज्यादा है, मीन्स आपका आंसर सही है। सही अप्रोच आपकी चल रही है। उसके बाद अब अपन लोग वर्क डन निकाल लें। वर्क कितना होगा, कंप्रेसर वर्क मास फ्लो रेट इंटू Cp इंटू T2 माइनस T1, ऐसे ही निकल सकता है अपना वर्क। T2 भी है, T1 भी है, Cp भी है, 1 m.a भी है। इसमें रख दें मास फ्लो रेट कितना है 11.892 Cp, 1.005 रखते हैं क्योंकि अपन लोग किलो में निकाल लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। T2 466.65 माइनस 293, ठीक है। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो कंप्रेसर वर्क अपने को मिलेगा कितना 2075.37 किलो वॉट। ये अपने को क्या मिल गया कंप्रेसर वर्क। देखिए अपन ने निकाल क्या क्या चुके हैं, अपन कंप्रेसर वर्क ये किसमें किलोवाट में आया है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग पावर वर्क, क्योंकि किसमें होता है किलो जूल में होता है और पावर किसमें होती है वॉट में। तो ये अपनी क्या आ गई पावर। देखिए पावर निकल गई अपनी, T2 अपन निकाल चुके हैं, ठीक। तो ये दोनों चीज निकाल लिए। अब अपने को D1 D2 निकालना है। D1 D2 निकालने के लिए अपने पास आरपीएम दिया हुआ है। यदि अपने को डायमीटर मिल जाए तो अपन लोग D1 D2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो D1 D2 निकालने के लिए अपने को क्या करना है, यहां से U निकालना है। U कैसे निकालेंगे, अब अपने पास कंप्रेसर वर्क का एक और फॉर्मूला तो है, क्या है फाई एस साई इंटू यू 2 स्क्वायर। ये भी तो है कंप्रेसर वर्क का निकालने का। तो ये वाला और ये वाला अपन लोग इक्वेट कर दें तो अपना मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला वर्क जो निकल के आता है ये किस में आता है किलो जूल पर केजी में निकल के आता है, और ये किस में निकल के आया है किलो वॉट में। तो इन दोनों का भी अपन लोग इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। इसको अपने को मास फ्लो रेट से डिवाइड करेंगे तभी जाके किस में होगा ये वाला टर्म किलो जूल पर केजी में होगा, तब इसको इस वाले टर्म से अपन लोग इक्वेट कर सकते हैं। देखते हैं। तो कंप्रेसर वर्क अपने को पता है कितना होता है फाई एस साई U2 स्क्वायर। इसको किसके बराबर कर दें, जो पावर निकली है 2075.37 अपॉन मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट कितना है अपना, कितना दिया है, कितना निकाला है अपन लोग 11.892, तब जाके ये वाला टर्म एक दूसरे के बराबर हो सकता है। अब ये टर्म एक दूसरे के बराबर हो गया तो इसमें अपन लोग वैल्यू पुट करें। फाई एस कितना है अपने पास 0.9, साई कितना है 1, U2 स्क्वायर अपने को निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 174.518 इंटू 10⁻³ क्योंकि अपन लोग SI में ले रहे हैं, किलो फिलो नहीं लेंगे। अब यहाँ से अपन लोग U2 निकाल लें डायरेक्ट, तो U2 जो निकल के आएगा अपने को मिलेगा 440.35 मीटर पर सेकेंड। अब इतना मिल गया 440.35, तो U2 बराबर कितना होता है, U2 बराबर पाई D2 n अपॉन 60। तो क्या इसको 440 के बराबर रखते हैं अपन लोग, रख सकते हैं।
पाई d2 अपने को निकालना है। n कितना दिया है 9000, n कितना दिया हुआ है 9000। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा d2। तो d2 यहां पे सॉल्व करने पे कितना मिल गया 0.934 मीटर। अब d2 मिल गया तो d1 मिल जाएगा। d1 कितना होगा d2/2 दैट इज 0.934/2। तो d1 यहां से निकाल लो कितना 0.467 मीटर। ठीक है, तो अपन ने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। अब अपने को निकालना है b1 b2 कैसे निकालेंगे। तो b1 b2 के लिए मास फ्लो रेट अपने को दिया है। मास फ्लो रेट कितना होता है ρ1 पाई d2 b2 vf2 इज इक्वल टू ρ2 पाई d1 b1 vf1। तो एक बार इस वाले टर्म को इक्वेट कर दे मास फ्लो रेट के, एक बार इस वाले टर्म को इक्वेट कर दे मास फ्लो रेट के, तो अपने को b2 और b1 पता चल जाएगा। vf1 vf2 अपने को दिया है 62, d1 निकाल लिए हैं अपन, d2 भी निकाल लिए, लेकिन ρ1 और ρ2 क्या करें, ρ1 ρ2 तो है नहीं अपने पास, ρ1 ρ2 भी निकाल लेते हैं। क्या होता है देखिए, p इज इक्वल टू pv इज इक्वल टू mrt होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू ρrt। यदि मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम को इधर भेजेंगे तो ρrt हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया p अपॉन rt। तो ρ1 इनलेट पे निकालना है तो क्या हो जाएगा p1 अपॉन rt1। निकाल दो, p1 पता है अपने पास कितना है 1 बार, r 287, p1 कितना है 1 इंटू 10⁵, r 287 इंटू t1 कितना है 293। सॉल्व करेंगे तो ρ1 अपने को मिल जाएगा, कितना मिला 1.18 यूनिट क्या होती है kg पर मीटर क्यूब। फिर ρ1 के लिए निकाले तो ρ2 कितना हो जाएगा p2 अपॉन rt2, p2 अपॉन rt2। तो p2 कितना है, p2 नहीं मालूम अपने को, लेकिन प्रेशर रेशियो तो मालूम है ना। प्रेशर रेशियो rp कितना दिया हुआ है अपने को 4, मतलब p2/p1 इज इक्वल टू 4 है और p1 इज इक्वल टू 1 है। तो p2 कितना हो जाएगा 4 बार। तो 4 इंटू 10⁵ ऐसा यूनिट में चेंज करें 287 इंटू t2 कितना है, t2 अपन ने निकाला था, t2 कितना निकाला था अपन ने 466.65, 466.65 अपन ने t2 निकाला था आइसेंट्रोपिक वाले फॉर्मूले से। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ρ2 अपने को मिल जाएगा, कितना ρ2 मिल गया अपने को 2.98 kg पर मीटर क्यूब। तो ρ1 भी मिल गया, ρ2 भी मिल गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो सीधे सीधे अपने को क्या मिलेगा आंसर। देखें मास फ्लो रेट कितना आया था अपना 11.892 इज इक्वल टू ρ1 कितना आया 1.18 इंटू पाई d1 0.467 इंटू b2 तो अपने को चाहिए ही इंटू vf2 62। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने को जो है b1 मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके लिखिएगा। तो b1 यहाँ से कितना आया 123.07 mm, मैं mm में कन्वर्ट कर दिया इसको, आप चाहें तो उसको वापस उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एक चीज और इसमें मैं बताना भूल गया आपको कि KS1 और KS2 भी तो दिया हुआ है, ब्लेड कोफिशिएंट एट इनलेट एंड ब्लेड कोफिशिएंट एट आउटलेट। तो ध्यान दीजिए ब्लेड कोफिशिएंट एट इनलेट कितना है, मास फ्लो रेट अपन ने पढ़ा है कितना ρ1 पाई d2 b2 vf2। यहाँ पे यदि ब्लेड कोफिशिएंट भी दिया रहेगा तो ये KS2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आउटलेट के लिए आउटलेट वाला, और इनलेट के लिए इनलेट वाला मल्टीप्लाई कर देंगे मास फ्लो रेट में। इतना सा चेंजेस करना है। तो ये 62 हुआ, अपन ने अभी इनलेट के लिए निकाला तो यहाँ पे 0.9 भी आ जाएगा, क्योंकि ये KS1 भी एक फैक्टर दिया हुआ है। नहीं दिया है
कोई बात नहीं, लेकिन दिया है तब फिर काउंट करना पड़ेगा। V1 मैंने mm में निकाल दिया। सिमिलरली B2 भी निकाल लूंगा मैं इस वाली इक्वेशन से एक बार। क्या B2 वाला ये वाला टर्म इक्वेट कर दूंगा, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा। कितना आएगा B2 23.18 mm अपने को मिलेगा क्या B2। आप सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू ρ2 अपन ने निकाला है 2.98। अरे यहाँ पे ये ρ1 ρ2 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ρ1 रहेगा, ठीक है। तो ρ2 इज इक्वल टू 2.98, D2 अपने को पता है 0.934, B2 अपने को निकालना है, VF2 दिया है, KS2 कितना है 0.95। इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे नीचे ले जाके इन सारी चीज़ों को, तो B2 मिल जाएगा मीटर में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mm में मिल जाएगा, ठीक। तो अपने को ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब अपने को निकालना है इम्पेलर ब्लेड एंगल एट इनलेट। तो इम्पेलर ब्लेड एंगल एट इनलेट क्या होता है, थीटा। तो tan थीटा लगा दें यहाँ पे सीधे सीधे। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VF1 अपॉन U1। U1 तो पता ही नहीं है अपने को, नहीं पता तो निकाल लेते हैं। U1 इज इक्वल टू कितना होगा, पाई D1 n अपॉन 60। तो U1 इज इक्वल टू पाई D1 पता है 0.467 इंटू 9000 RPM अपॉन 60। तो U1 यहाँ से आ जाएगा कितना 220.175 मीटर पर सेकेंड। U1 आ गया, पुट करें यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू VF1 62 अपॉन VF1 बराबर VF2 62, 220.175। सॉल्व करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आपको आएगा, इनवर्स लेके जाएंगे तो 15.72 डिग्री, ठीक। अब अपना लास्ट बचा क्या, डिफ्यूजर ब्लेड एंगल एट इनलेट, मतलब बीटा बचा। तो बीटा भी निकाल दें यहां से। तो सीधा सीधा दिख रहा है बीटा कितना है, tan बीटा इज इक्वल टू कितना VF2 अपॉन U2 या VF2 अपॉन VW2, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे अपने को क्या बोला है, स्लिप फैक्टर भी दिया हुआ है। जब हम आपको स्लिप फैक्टर पढ़ा रहे थे तो वो रेडियल प्लेन के ही लिए ही था, तो उसको देखें जरा, उसको भी इनकाउंटर करना पड़ेगा। ये रेडियल ब्लेड है आपकी, ये आपका सिंपल नॉर्मल कंडीशन में कैसा बनता है वेलोसिटी डायग्राम, ऐसा, ठीक है। ये एंगल आपका क्या होता है बीटा, ये एंगल आपका फाई, ये VR1, ये V2 और ये U2 बराबर VW2। ये तो तब के लिए है जब आइडियल कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पे स्लिप फैक्टर दिया हुआ है। स्लिप फैक्टर दिया हुआ है तो मतलब क्या होगा, ये वाला टर्म, ये जो स्ट्रेट जा रहा था 90 डिग्री में, वो ऐसा ना जाके वो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये वाला टर्म अपना क्या हो गया VR1। इसको अब ये एक्चुअल है तो ये वाले को किससे डिनोट करें, डैश से। ये सब क्या हो जाएंगे डैश, VW2 डैश, V2 डैश। अब U2 तो अपना इतना ही था जितना था, तो U2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना ये U2 आ जाएगा ये। तो ये वाला क्या होगा V2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना U2 तो सेम रहेगा, और ये अपना क्या है VF1। तो V2 और VF1 के बीच में ये क्या बचेगा, VW1 एक्चुअल जो रहेगा ये है। तो अब अपना जो एक्चुअल वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है वो कैसा है, फिर से देखें इसको अलग से बना के। वो कैसा है अपना एक्चुअल वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम, ऐसा है। ये आपका कितना VF1, ये आपका V2 VF2, ये VR2, ये 1 की जगह 2 कर लीजिए सारा, ठीक है। इसके बाद ये आपका कितना हो गया फाई, ये आपका कितना हो गया बीटा, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना हो गया U2, और ये वाला कितना हुआ VW2, यहां से लेकर
यहां तक। तो अब tan बीटा आपको लगाना है, तो क्या होगा tan बीटा, बीटा निकालना है, tan बीटा इज इक्वल टू VF2 अपॉन VW2। ये एक्चुअल वाला है, ये वाला जो अपन ने लगाया था ये तो क्या आइडल कंडीशन है, तो VW2 अपन U2 के बराबर ले लेते, लेकिन स्लिप फैक्टर दिया है तो tan बीटा VW2 अपन लोग U2 के बराबर नहीं ले सकते, तो फिर क्या करें, VW2 कहाँ से निकालें। कोई बात नहीं, VW2 निकालने के लिए जब अपन ने स्लिप फैक्टर पढ़ा था तो अपने को पता था कि एक्चुअल वर्क वेलोसिटी आउटपुट कितना होगा, 5s VW2 डैश, इतना ही हो जाएगा। और VW2 डैश कितना था, यहाँ पे देखिए VW2 डैश इज इक्वल टू U2 था, बिल्कुल। तो VW2 कितना हो गया 5s इंटू U2, तो यहाँ पे VW2 अपना निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, VW2 इज इक्वल टू पॉइंट कितना दिया है 5s 9.9 इंटू U2 अपने पास कितना है 440.38। यहाँ से VW2 निकालिए और इस वाले इक्वेशन में पुट करिए, tan बीटा इज इक्वल टू 62 अपॉन VW2 कितना आएगा 0.9 इंटू 440.38। तो बीटा यहाँ से निकल के आएगा कितना, सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट इनवर्स लेके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना 8.89 डिग्रीज। ये एक तेरी चीज थी कॉन्सेप्चुअल। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस वाले से आप जो क्वेश्चन निकालोगे वो भी ऑब्जेक्टिव में आंसर मौजूद रहेगा, इस वाले से निकालोगे ये भी मौजूद रहेगा। तो आप गलत निकालोगे उसको टिक कर दोगे, आपको प्लस होने की जगह निगेटिव मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल आंसर ये है एक्चुअल आंसर, क्योंकि स्लिप फैक्टर दिया है ना, नहीं दिया होता तो अपन इसी को कंसिडर करते हैं, लेकिन दिया है तो मतलब स्लिप हो रहा है, और हो रहा है तो फिर ये होगा एक्चुअल कंडीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।